खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। बिहार चुनाव को लेकर लगातार अलग अलग खबरें आ रही हैं। आज सबसे बड़ी खबर यही है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पूरी बाकायदा वोटर लिस्ट जिसका कि इंतजार किया जा रहा था एसआईआर के बाद, उसको जारी कर दिया है। और अब इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 4 और 5 तारीख को चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल जाएगा बिहार और उसके बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो ये तो वो बात है। अब इस बीच में जिसने ये मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया कि भाई वोट चोरी हो रहे हैं, वोट चोरी हो रहे हैं, राहुल गांधी, वो तो भारत में है ही नहीं। तो जब जब ऐसा मौका आता है कि देश में उन्हीं का उठाया हुआ मुद्दा, मतलब जो वो नैरेटिव तैयार करते हैं, वो नैरेटिव पर बात होनी शुरू होती है तो वो चले जाते हैं उड़कर कहीं और। तो चलिए, तो राहुल गांधी की बात हुई, लेकिन आज जरा भ्रष्टाचार के उस मुद्दे की भी बात करेंगे जो बिहार की राजनीति में सुगबुगा रहा है। वहां पर सुगबुगाहट शुरू हो गई है और इसीलिए एक एक करके प्रशांत किशोर हर रोज एक नई फाइल लेकर आ रहे हैं। हालांकि फाइल में क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि बात तो ये भी है ना कि इतने समय से प्रशांत किशोर चुप क्यों थे? क्या ये सबूत उनको पहले नहीं मिल पा रहे थे? अगर मिल पा रहे थे तो सियासी तमाशा अचानक ऐन चुनाव से पहले लाने की आखिर उनकी क्या मजबूरी थी? किसके इशारे पर काम हो रहा है ये, और आखिर किसको बचाने और किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये रणनीति प्रशांत किशोर की चल रही है? तो आज जरा अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी और उन तमाम करप्शन के आरोपों की भी बात करेंगे और जो जवाब पलटवार बिहार की राजनीति में इस वक्त चल रहा है और क्या अब बाकी सब मुद्दों से हटकर भ्रष्टाचार अहम मुद्दा बनकर उभर कर आया है इस चुनाव में, इस पर भी चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा वो तस्वीरें और बयान देखते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है। उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे। बिहार का रहने वाला है, पूरे देश को लूट के आया है। और आप सोचिए, कहता है कि हमको 14 करोड़ रुपया चंदा दिया। क्यों दिया भाई? कल तक तुमको तुम्हारा मेहनताना नहीं मिला था 2 करोड़ 41 लाख, 241 करोड़ उन्होंने कहा कि हमको मेहनता मिला। अरे भैया, तो जब राजनीति में नहीं थे तो पैसा काहे नहीं ले लिए? अब राजनीति में आए हो तो हिसाब देना होगा। कौन मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है? ऐसा ना कि भ्रष्टाचार में वही लिप्त हो जाए कि इतना पैसा आया कहां से जो चमका रहे हैं सब जगह। जो आरोप वो लगाए हैं उस पे हम, मेरे पिताजी और मेरी मदर इन लॉ, ये सब लोग पहले भी इस पे जवाब अपना अपना पक्ष इस पे रख चुके हैं। लेकिन वो बार बार जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है। ये सब आरोप झूठे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आज जब फाइनल लिस्ट हो रहा है तो 3 सवाल उठाने हैं। क्या जो भारत का नागरिक नहीं है उसको रखा जाए वोटर लिस्ट में? जो मृत हैं उसको रखा जाए? जो 2-2 जगह वोटर हैं उनको रखा जाए? और सबसे बड़ी बात, जो घुसपैठिए हैं उनको रखा जाए? यही तो बड़े सवाल है। ये सब हारे हुए लोगों की हताशा है। विपक्ष तो हमेशा सवाल उठाती है, क्या हमारे पक्ष में बोलेगी विपक्ष? लेकिन जनता विपक्ष का जवाब देती है। कई जगह से सूचनाएं मिल रही हैं कि गांव के गांव में, बूथ के बूथ में लोगों के नाम नहीं है, उनके पास दस्तावेज भी हो सकता है निचले स्तर पर प्रशासन से कोई गलती हुई हो, लेकिन फाइनल जो ड्राफ्ट रोल आ भी रहा है उसको भी बाकायदा स्क्रूटनी होगी और मतदाता स्क्रूटनाइज करेंगे। ये तो अपेक्षित था ही कि रिपोर्ट आएगी सामने। अब रिपोर्ट आने के बाद कौन कितनी उस पर विपक्ष राजनीति करता है, अब ये देखना होगा। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना है? एसआईआर से आएगी, आपको कोई शिकायत होगी, कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा भी चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो भी चुनाव आयोग के सर।
मिलाकर सुगबुगाहट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी ये तय नहीं हो पा रहा है कि आरोपों में दम है या पलटवार जो किया जा रहा है, जो जवाब दिए जा रहे हैं उसमें दम है, क्योंकि मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है और मामला अब जनता के पाले में भी पहुंचने वाला है, क्योंकि जनता को ही तय करना है कि आखिर क्या वाकई में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ये वाला जो नारा था प्रशांत किशोर, इसी को मुद्दा बनाकर क्या इस चुनाव में उतर रहे हैं और इसका फायदा क्या वो आरजेडी को पहुंचाने की फिराक में है। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा परिचय करा देते हैं। शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी शायद जुड़े नहीं है। मोहम्मद फरहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। तारिक अनवर जी जुड़ रहे हैं, जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता। प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह जुड़ रहे हैं, एलजेपी के प्रवक्ता। लेकिन मैं कोशिश कर रही थी शिवम त्यागी जुड़े, लेकिन जुड़े नहीं है। तारिक अनवर, ये सियासी जो शोले फिल्म के एक तरीके से पूरे शोले चल रहे हैं बिहार में, इतने समय से प्रशांत किशोर के पास ये ना सबूत आ पाए ना उनके पास मुद्दा आ पाया, ये अचानक कुछ हफ्ते पहले चुनाव से ये बम जो फोड़ा जा रहा है, इसके पीछे किसकी सियासत है? ऐसा है कि प्रशांत किशोर जी पिछले 3 सालों से बिहार में जो घूम रहे हैं, घूमने के दौरान जो भी एविडेंस उनके पास आते गए, सारे एविडेंस को कलेक्ट करके उसके बाद वहां पर पहुंचे हैं जहां पर पहुंचना चाहिए था। अगर आपके पास एविडेंस न हो तो आप अगर जनता के बीच जाते हैं या अदालत में जाते हैं या मीडिया के पास जाते हैं, अगर आपके पास सबूत न हो तो फिर उसका कोई आधार नहीं होता है। जब आज हम लोगों ने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, प्रशांत किशोर जी के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए हैं, सारे पेपर्स पहुंच गए हैं, उसके बाद ही मीडिया के सामने गए। अगर बिना सबूत का अगर आपके पास जाते तो आप ही काउंटर क्वेश्चन करते और हमारे पास कुछ ना होता। तो सबूत इकट्ठा होने के बाद ही कोई मीडिया के सामने जाएगा, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाता। ये कोई चुनावी नहीं है, कोई चुनावी जो है ना समय या चुनावी सीजन देखकर ये चीज नहीं हो रहा है। ये 3 साल में जो गांव में घूमे हैं, जो लोगों ने जिस तरीके का अपना दुख बयान किया, दर्द बयान किया है, उसको हम लोग इंटर रिलेट कर रहे हैं और जब वो रिलेट कर रहे हैं तब चीजें लेकर आपके सामने आए हैं। तारिक अनवर जी, सम्राट चौधरी को जेल भेजा जाए, सम्राट चौधरी इस्तीफा दें, इसमें जनता का दर्द कहां से आता है सामने? एकदम जो है आता है, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जिस सुशासन के मुद्दे पर पिछले कई सालों से प्रशांत किशोर जी जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि एनडीए की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो सुशासन की सरकार है और सुशासन के सरकार में उसका जो उप मुख्यमंत्री है, उसके वही अगर हत्या का आरोप नहीं कहिए बल्कि हत्या के मामले में अभियुक्त है। सुनिए तो सही, सुनिए, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये आरोप क्या अभी लग गए हैं हत्या के अचानक 2 हफ्ते पहले चुनाव से, या ये पहले से चला आ रहा था मामला? मैं टाइमिंग पर ही तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे। ये अचानक से अभी कैसे आ गए सारी चीजें याद? गड़े मुर्दे अभी क्यों उखाड़े जा रहे हैं? जब इसलिए उखाड़े जा रहे हैं क्योंकि पिछले कई सालों से कोई भी पार्टी जो यहाँ पर पहले से एग्जिस्ट करती है, कोई भी पार्टी इस मुद्दे को लेकर लोगों के सामने नहीं आया। जो मुख्य विपक्षी दल है वह भी इस मुद्दे को लेकर नहीं आया। जब वो लोग लेकर नहीं आए हैं, जब हमारी ताकत हो गई है, जब हम लोगों के बीच गए हैं, तब हम उस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। जब हमारे पास ताकत नहीं होगा तो हम किसी से कैसे लड़ सकते हैं? आज हमारे पास ताकत है, राजनीतिक जमीनी ताकत है हमारे पास, तो हम मुद्दे को लेकर आ रहे हैं लोगों के सामने। तो इसमें गलत क्या चीज है? अरे भाई, अभी चुनाव हुए नहीं है, जमीनी ताकत आपने पहले ही परख ली, पहले चुनाव होने दो, जनता के वोट पड़ने दो, हमारी संगठनिक ताकत इतनी हो गई है कि उसके बाद ताकत पता लगेगी ना, या पहले ही चुनाव से पहले ताकत पता लग गई? प्रोफेसर विनीत सिंह, सांगठनिक जो ताकत है हमारी, उस ताकत के आधार पर हम विधानसभा का चुनाव भी जीतेंगे और जो भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हैं उनका जो है ना लोगों के सामने भी पेश करेंगे, उनका काला चिट्ठा भी हम लोग खोलेंगे। ये सांगठनिक ताकत हमारी है और उसका हमको एहसास है। प्रोफेसर विनीत सिंह, अशोक चौधरी, शांभवी चौधरी, मतलब शांभवी चौधरी को कि आपकी पार्टी से लिंक करती हैं, अशोक चौधरी उनके पिता हैं, और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी। एक तरफ से इस सरकार पे जो एक आरोप अभी तक नहीं लगा था वो था करप्शन का आरोप, कि इस सरकार में कहीं करप्शन नहीं है, बल्कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो अफसर हो या नेता हो, उनके ऊपर गाज गिरती है। लेकिन पूरी इमेज, पूरा नैरेटिव जो है वो प्रशांत किशोर ने बदल के रख दिया है। इसका मतलब? रीमा जी, आप सबको गुड इवनिंग, नमस्कार। देखिए, प्रशांत किशोर को सुनने के बाद मुझे
डेजावू सा फील होता है, क्योंकि दिल्ली में भी हमने 10-11 साल पहले एक अरविंद केजरीवाल को भी ऐसे ही कुछ करते देखा था, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, जिन पे आरोप लगाया है वो सक्षम है जवाब देने के लिए, और मुझे लगता है कि जब माकूल समय आएगा जवाब इसका दे दिया जाएगा। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि आखिर चुनाव से पहले ये चीजें क्यों निकल के आती हैं। भाई इतने समय से आप घूम रहे हैं, आप पहले लेके चले आते। जहां तक हमारे आपने सांभवी चौधरी की बात कही, जो समस्तीपुर की सांसद हैं और उनके पिताजी जदयू में बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने मानहानि का दावा किया है 100 करोड़ का। तो प्रशांत किशोर अगर इस चीज को डिफेमेशन का केस है, अगर इस चीज को हैंडल कर सकते हैं तो करें। लेकिन मेरा अपना मानना है कि विपक्ष घबराया हुआ है, महागठबंधन घबराया हुआ है, इसीलिए ये नैरेटिव को कहीं से कहीं ले जाने के लिए, जो कहते हैं ना कि बार बार जो ये गोलपोस्ट जो शिफ्ट करते हैं ना, जो इनकी आदत बन गई है, ये कारण है रीमा जी की ऐसी सी बातें की जा रही हैं। लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। विपक्ष तो है, मैंने पहले विपक्ष कहा फिर महागठबंधन कहा। तो ये नैरेटिव मतलब महागठबंधन का और विपक्ष मतलब पीके का मिलकर चला रहे हैं वो, आप ये महागठबंधन का तो नैरेटिव ही नहीं है ये। महागठबंधन तो इस मुद्दे को उठा ही नहीं रहे थे कभी। रीमा जी सवाल मुझसे है तो मुझसे पूछा जाए, जवाब मैं दूंगा। महागठबंधन ने यह मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन महागठबंधन ने ऐसे कई मुद्दा उठाए। महागठबंधन के लोग कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि सारे लोग तो वहां बेल पे बाहर है। पीके ने जो प्रशांत किशोर जी ने उठाया है ये सवाल को, हमने कहा कि जब समय सही आएगा इसका तरीके से जवाब दिया जाएगा। बिहार की जनता इस बात से कहीं से भी नहीं इससे कनकर करती है, अग्री करती है जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। अभी चुनाव के समय में आप इस बात को लेके आ रहे हैं, जबकि आप 3 साल से बिहार में घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर एक वैकल्पिक व्यवस्था की अवधारणा लेके आए थे, जिसका कि हम सबने स्वागत किया था। हमारे नेता ने कहा था कि बिहार के जितना भी विकल्प मिलेगा वोट देने के लिए पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, हम स्वागत करते हैं उनका। लेकिन समय की तो बात है ना, किस समय में आपने कहा। और मैं फिर से अपनी बात कहूंगा कि अशोक चौधरी ने उन पर डिफेमेशन केस फाइल किया है। इसके अलावा जब सम्राट चौधरी का जब समय आएगा, हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता दे रहे हैं जवाब उसका, तो मुझे लगता है कि पीके जो प्रशांत किशोर जी जो भी अपना लेके आ रहे हैं, तथ्य लेके आ रहे हैं, फैक्ट लेके आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको दोबारा चेक करने की जरूरत है। शिवम त्यागी, क्या भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा अब बन गया है? और जो नैरेटिव राहुल गांधी वोट चोरी का चला रहे थे, तेजस्वी यादव उनके साथ मिले हुए थे, अब पीके ने एक अलग नैरेटिव भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है जो बिहार की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप लोग भी लालू यादव आरजेडी के खिलाफ उसी मुद्दे को अब तक उठाते रहे। अब अगर आपकी सरकार पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो ये नैरेटिव क्या है? रीमा जी, आप बहुत ही तजुर्बेकार और पुरानी पत्रकार हैं, और आपने मुझे लगता है कि दिल्ली के सारे ही चुनाव पिछले 15 साल 20 साल से लगातार फॉलो किए होंगे। इस तरह के राजनीतिक आरोपों में और अरविंद केजरीवाल के पिछले कुछ राजनीतिक आरोपों में आपको कोई समानता दिखाई देती है क्या? हाँ। तो जब आप पीके को देखते हैं तो बिल्कुल आपको वही चीजें याद आती होंगी, वो लहराते हुए फाइल अरविंद केजरीवाल के, ये भी बेईमान, ये भी बेईमान, ये भी बेईमान, ये भी बेईमान, इनके ऊपर भी आरोप, इनके ऊपर भी आरोप, इनके ऊपर भी आरोप, इनके ऊपर भी आरोप। नितिन गडकरी भी बेईमान है, सोनिया गांधी भी बेईमान है, राहुल गांधी भी बेईमान है, विक्रम मजीठिया भी बेईमान है। और फिर जब उनके ऊपर डेफेमेशन केसेस होने लगे तो सब जगह कोर्ट से ऐसे निकल के भाग गए और अंततः माफी मांगी। बिहार में भी एक ऐसे ही व्यक्ति का उदय राजनीति में अभी फिलहाल हुआ है। समय आने दीजिए, इन्हीं डेफेमेशन केसेस पे वो आपको माफी मांगते हुए नजर आएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने जो खास तौर पर वो हत्या वाले विषय में सम्राट चौधरी जी को कहा, ये उनको आज ही पता चला। किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को लगातार वो राजनीतिक तौर पर उनकी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सबका हिस्सा रहे हैं। आज जब पाला बदल कर पार्टी बना ली तो उनको आरोप नजर आने लग गए। उससे पहले आरोप नजर नहीं आए, उससे पहले उनको ये दिखाई नहीं दिया ये नेता कैसे हैं। उनके साथ क्लोजली काम करके आपने राजनीतिक तौर पर जो है चीजों को मजबूत करने की कोशिश की, आपने उनकी कंसल्टेशन किया, सारा कुछ किया। आज क्योंकि आप राजनीति में आ गए तो आप जो है सारे बेईमान हो गए। यही सेम अरविंद केजरीवाल का भी हाल था। कहा जाता है कि शीला दीक्षित के घर सबसे ज्यादा जाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो अरविंद केजरीवाल ही था। जैसे ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनाया, सबसे पहले अगर उन्होंने किसी पर आरोप लगाया तो वो शीला दीक्षित थी। हालांकि बाद में सब पर माफी मांगना, रोना धोना, कोर्ट में जाकर हमका माफी दे दो साहब, वो सारी चीजें उन्होंने की। राजनीतिक तौर पर आरोप है। अब आते हैं भ्रष्टाचार पर। हाँ, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, सर्वप्रथम मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा कोई हो ही नहीं सकता। बिहार की राजनीति में अगर आज
एक व्यक्ति कन्विक्टेड 5 केसेस में है कोर्ट की तरफ से, और बावजूद उसके वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उन्हीं के बेटा जी जो हैं एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, और वो पूरे तरीके से नेता विपक्ष तो है ही है और विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर कर आ रहे हैं, तो ये मुद्दा है। और अगर सिर्फ आरोपों के आधार पर और एक आदमी दूसरा जो है वो कन्विक्टेड है, इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश पीके कर रहे हैं, तो वो अपने आप में सबसे बुरा हाल है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, यहां एजेंडा बहुत साफ है, आरोप राजनीतिक है, बिल्कुल केजरीवाल स्टाइल है, तरीका भी वो वही है, मोडस ऑपरेंडाई भी बिल्कुल वही है, और केसेस भी बिल्कुल वही है। मुंह की खानी पड़ेगी, कोर्ट में हार होगी, माफी मांगेंगे, देखते रहिए आप। मोहम्मद फरहान रुकिए, आपके पास आ रही हूं, लेकिन क्विक रिएक्शन तारिक अनवर। रीमा जी, सवाल बहुत क्लियर है कि क्या उनका जन्म 1968 में हुआ था या 1981 में हुआ था, क्योंकि जो स्कूल का जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है उसमें 1981 है, और जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने हलफनामा दिया है उसमें 1968 है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जिस केस में, जिस हत्या के आरोप में उनको जेल भेजा गया था और जिस आधार पर उनको बरी किया गया था वो स्कूल का सर्टिफिकेट था। इसका मतलब कि चुनाव आयोग में जो उन्होंने दिया है सम्राट चौधरी ने, कहीं ना कहीं वो गलत है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के, आपने सुना शिवम त्यागी ने क्या बोला? अभी मैं वही सम्राट चौधरी जी वाले नहीं, आपने सुना ही नहीं, आपने सुना ही नहीं। उन्होंने बताया कि क्या आपको, जब आप खुद जेडीयू और बीजेपी को सपोर्ट करते थे, उनके एडवाइजर बने हुए थे, करोड़ों रुपए उनसे लेते थे एडवाइजर बनने के तौर पर, खुद ये खुलासा किया ना प्रशांत किशोर ने, कितने करोड़ लेते हैं वो एक क्लाइंट से अपने। उस वक्त क्या सम्राट चौधरी की हिस्ट्री के बारे में पता था या नहीं पता था? अरे सुनिए ना, इसका मतलब ये हत्या की बात, उनकी एज की बात, ये सारी बातें अचानक से कैसे पोल खुल रही है? इसका मतलब यह है कि शिवम त्यागी जी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है। इससे यह साबित होता है। दूसरी बात कि प्रशांत किशोर जी का रोल उस टाइम में जो था वो कंसल्टेशन का रोल था। आज वो एक लीडर के रोल में है, तो कंसल्टेशन के रोल में और लीडर के रोल में दोनों में काफी फर्क होता है। आप अगर स्ट्रिंगर होती और एडिटर होती, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो आप जब एडिटर होती है तो आप डिसीजन मेकर होते हैं, जब क्या आप फर्क होता है? तो नहीं, आपको मीडिया का भी बहुत ध्यान लगता है। स्ट्रिंगर और एडिटर में क्या फर्क होता है? फर्क यह है कि आप एडिटर होती है तो आपके पास डिसीजन की अथॉरिटी होती है। अच्छा। आप डिसीजन ले सकती हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ। लेकिन प्रशांत किशोर जी कंसल्टेशन के रोल में थे। जब कंसल्टेंट थे तो कंसल्टेंट में उनका जो रोल है वो कहीं ना कहीं एक डिफाइंड रोल है। एक कंसल्टेंट, एक एडवाइजर सामने मुद्दा रखेंगे। एक कंसल्टेंट जो करोड़ों रुपए लेता है उसको आप एक स्ट्रिंगर जो एक स्टोरी के पैसे लेता है उससे तुलना कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर, उदाहरण भी बहुत गलत दिया आपने। ये उदाहरण ही गलत है। एकदम गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है। डिसीजन के रोल में नहीं है, डिसीजन की अथॉरिटी नहीं थी प्रशांत किशोर के पास चलो उस टाइम में। आज वो उस डिसीजन के रोल में अपनी पार्टी के एक लीडर के तौर पे है, तो यहाँ पर उनका रोल बदल जाता है। रोल बहुत मैटर करता है। और समय का जहां तक बात है तो समय का इंतजार आप अपनी बातों में उलझ जाओगे, अपनी बातों में उलझ जाओगे तारिक अनवर, आप अपनी बातों में उलझ जाओगे। इसका मतलब पैसों के लिए प्रशांत किशोर किसी भी ऐसी पार्टी, किसी भी ऐसे नेता को सपोर्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, सिर्फ पैसों के लिए, जिनके ऊपर हत्या के आरोप हो, जिनकी इमेज खराब हो, जो भ्रष्ट लोग हो, जो जनता के साथ नहीं हो, सिर्फ पैसों के लिए ऐसे लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं। मदद नीतीश कुमार जी का किया गया था, मदद नरेंद्र मोदी जी का किया गया था, मदद प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी का नहीं कर रहे थे। प्रशांत किशोर मदद भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का कर रहे थे। प्रशांत किशोर मदद ठीक है नीतीश कुमार जी का कर रहे थे, जो सुशासन की सरकार उस टाइम में चला रहे थे। प्रशांत किशोर मदद कर रहे थे, स्टालिन की मदद कर रहे थे, ममता बनर्जी की मदद कर रहे थे, राहुल गांधी की भी की थी। रोल अलग है। अरे राहुल गांधी की मदद कर रहे थे, उनके चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह की राहुल मदद कर गांधी रहे पर भी थे। आरोप है वैसे शिवम त्यागी। और ये रोल का मैटर करता है, रोल क्या है वहाँ पर, एक लीडर का रोल और एक कंसल्टेंट का रोल। मुझे मौका दीजिए। मैं आज एक कवि हो सकता हूँ, मैं आज एक प्रोफेसर हो सकता हूँ, मैं आज एक लेखक हो सकता हूँ, लेकिन कल जब मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो फिर मेरा रोल वहाँ बदल रहा है। आपने तो सबका नाम लिया, स्ट्रिंगर से एडिटर तक, प्रोफेसर से लेकर डॉक्टर तक, डॉक्टर से लेकर सब पूरी। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, रीमा पराशर जी चाहे स्ट्रिंगर होती, चाहे एडिटर होती और चाहे है एंकर, इनकी पत्रकारिता बिकाऊ नहीं होती, ये गारंटी है।
तो प्रशांत किशोर चाहे स्ट्रैटेजिस्ट थे, चाहे चुनावी मैनेजर थे, चाहे राजनीतिज्ञ हैं, उनका जो चरित्र है, राजनीतिक चरित्र, वो बिकाऊ नहीं होना चाहिए था। यहां बिकाऊ राजनीतिक चरित्र का विषय आ रहा है। प्रॉब्लम ये है, जब आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते हैं और उनका जो है चीजों को मैनेज करते हैं, तो आप सम्राट चौधरी जी को ही समर्थन कर रहे हैं भैया। आप नेता हो तब भी वही प्रशांत किशोर हो, अब चुनावी स्ट्रैटेजिस्ट हो तब भी वही प्रशांत किशोर हो। आदमी थोड़ी बदल गया, आदमी तो वही है ना भाई, पहले भी वही था। राजनीतिक रोल बदलते ही बहुत बदल जाता है। चौधरी को पहचानते मैं आपके बीच में नहीं बोला, अपनी बारी में बात करेंगे साहब, अपनी बारी में बोलेंगे। दूसरा एक और चीज मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं तो आरोप साहब कह ही नहीं रहा हूं कि सही है, मैं तो कह रहा हूं चिंता मत कीजिए, आने वाले समय के केजरीवाल यही है, माफी मांगते नजर आएंगे। परंतु यहां विषय यही है, आप सब लोगों की मदद कर रहे थे, आप बिहार में लोगों की मदद कर रहे थे, आप पार्टियों को मदद कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव लड़ना है, प्लीज बीच में नहीं, दोस्त बीच में नहीं, ऐसे थोड़ी ना बोलना, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं आ रहा है। सम्राट चौधरी 1968 तारिक अनवर जी सुनिए, आपकी नई पार्टी बनी है, आपकी नई पार्टी बनी है, नए प्रवक्ता हो गया। ऐसे डिबेट शो में बीच में इंटरप्ट नहीं करते हैं, डिबेट शो में बीच में इंटरप्ट नहीं करते हैं तारिक अनवर जी, एक रूल होता है ना डिबेट शो का, अपनी बारी में सब बोलते हैं। तो एजेंडा सिर्फ यही है, मैं यही कहना चाह रहा हूं बार बार, ये व्यक्ति जो आरोप लेकर आए हैं निराधार है, कोई तर्क नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई मामला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुनावी आरोप है। और ये चुनावी आरोप अगर नहीं होते तो हमेशा से जिन पार्टियों को मदद करते आए हैं, जिनसे पैसे लेते आए हैं, जिनसे करोड़ों रुपए लेते हुए आए हैं, उन लोगों को साफ कह देना था कि मैं बिहार की बात करने वाला आदमी हूं, मैं बिहार का आदमी हूं, मैं बिहार के लिए अच्छा सोचूंगा, और कोई व्यक्ति जो मर्डर में शामिल है उसकी पार्टियों को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। चाहिए थे तो चरित्र बदल लिया, अब राजनेता बनना है तो फिर चरित्र बदल लिया। ये तो गिरगिट को भी फेल कर गए भैया, ये तो अरविंद केजरीवाल का भी अपडेटेड वर्जन ना निकले, कमाल बात हो गई। आप दो आदमी नहीं हो, एक ही आदमी हो, जब स्ट्रैटेजिस्ट थे तब भी यही थे और जब नेता हो तब भी वही हो। इसलिए जो जितने भी आरोप है निराधार हैं, झूठे हैं, फर्जी हैं, और कोर्ट में जवाब भी देना पड़ेगा। मोहम्मद फरहान, इतना बवाल कटा हुआ है बिहार में, इतना बवाल कटा हुआ है, इतने पीक पर चुनाव पहुंच चुका है, अब यात्रा निकाल कर उड़न छू राहुल गांधी, अब जिस वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारे लगा रहे थे, आज एसआईआर की पूरी फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी हो गई। कहां है राहुल गांधी? पता ही है सबको कहां है, विदेश में 10 दिन के दौरे पर। मतलब लगता नहीं है कई बार कि राजनीति छोड़ कर कहां मतलब चले जाते हैं राहुल गांधी है। अब देखिए क्या करें, राहुल जी की मजबूरी है, जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको गोली मारने की धमकी दी जाएगी तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना तो बचाव करने के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा ही। टीवी चैनल पर बैठकर अगर कहा जाएगा कि छाती में गोली मारी जाएगी तो फिर मजबूरी है आदमी की क्या करना। तो और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अरे शेल्टर ले लिया क्या उन्होंने वहां पर? वापस नहीं आना उनको भाई। अब ये बताइए, अगर राहुल जी की हत्या की प्लानिंग की जाए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और एक प्रवक्ता खुद बैठ करके टीवी चैनल पर यह बात कहे कि छाती में उनकी गोली मारी जाएगी, हाँ उनको थ्रेड है, हाँ, और अभी तक गृह मंत्री उस पर कोई अपना बयान नहीं दिए, हाँ, या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा लीडर उस मुद्दे पर कोई बोला नहीं है। और रही बात राहुल जी के विदेश जाने की या बाहर जाने की, तो आप एक डाटा, एक डिबेट इस पर रखिए और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े प्रवक्ता को बुला लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विदेश जाने पर कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं, केवल विदेश जाने पर। नोटबंदी का ऐलान किया, उसके बाद विदेश चले गए, दिनों के बाद आज किसी चीज का ऐलान करते उसके बाद विदेश चले जाते हैं। जो ब्रेकिंग पहले है कि भाई राहुल गांधी 10 दिन के लिए नहीं गए हैं, वो डर के और जो धमकी दी गई है उस धमकी के चलते वो शेल्टर लेने के लिए विदेश चले गए हैं। ये सही है? रीमा जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी चैनल पर। अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। मैं क्या कह रहा हूं, भारत में देखिए, आपने जैसे सबको सुना, शालीनता से मुझे भी सुन लीजिए। भारत में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विदेश मंत्री भी हैं। जितनी पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रियां हैं, सारी कंट्रियों की वो यात्रा कराए, छोटी से छोटी कंट्री हो वहां पर भी यात्रा कराए, बड़े से बड़े अवार्ड ले आए, और उसका टीवी पर प्रोपेगेंडा हो रहा है कि फला कंट्री गए वहां पर ये अवार्ड मिले। वो देश में कहां टिके देश के प्रधानमंत्री जी? हाँ, उन्होंने अपने लोगों को छोड़ दिया कि जाकर के वोट चोरी करो और वोट
चोरी करके भारतीय जनता पार्टी को जिताते रहो, जिसमें चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से मजबूती के साथ बिहार में जो उसे करना था उसने कर दिया। हर बूथ पर उसने कांग्रेस और आरजेडी के वोट काट के भारतीय जनता पार्टी के झोली में जीत के रूप में डालने का काम किया है। मगर बिहार की जनता ये जानती है, और बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता ये जान चुकी है कि चुनाव आयोग देश के लिए नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चुनाव आयुक्त हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने वोट काटा है लोगों के, वोट जोड़े नहीं है। और वोट काटे किसके हैं? आरजेडी और कांग्रेस के वोटरों के वोट काटे हैं। एक एक बूथ पर उन्होंने मजबूती के साथ काटकर फाइनल लिस्ट डाली। वैसे आपने मुझे शिवम त्यागी के पास जाना होगा, एक ब्रेक लेना है। आपने डेटा एक गलत दिया। आपने अभी एक जो डेटा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो साथ में विदेश मंत्री भी हैं। मुझे अभी अभी याद आया कि वो चीन के साथ जो अकॉर्ड या जो भी समझौता हुआ था, राहुल गांधी साइन कर रहे थे उस पर, सोनिया गांधी साइन कर रही थी, वो तो ना प्रधानमंत्री थे ना कोई मंत्री थे, लेकिन वो विदेश मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे यूपीए में। तो डेटा ही गलत बोल दिया फरहान जी आपने जल्दी में, तो वो करेक्ट कर लो कि पहले प्रधानमंत्री नहीं है। तो देखिए, चीन, आपने रीमा जी चीन की बात की, तो चीन को कभी देश के प्रधानमंत्री मंचों से बोलते थे कि हम चीन को लाल आंख दिखाते हैं, और चीन देखिए डैम चौक तक घुस आया। आपने क्या कर लिया? आपने क्या कर लिया बताइए? प्रधानमंत्री जी केवल भाषण देते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री केवल भाषण देते रहते हैं। ओके, शिवम त्यागी, ब्रेक लेना है मुझे। देखिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ रीमा जी। सबसे पहले तो भैया, ये जो आप सपनों की दुनिया में रहते हो ना, इससे बाहर निकलो, इस बबल से। कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? प्रधानमंत्री से, जिनका करियर कितना है? सिर्फ देश और प्रदेश की सेवा करते हुए 25 साल का। जो आदमी 13 साल तक पहले तो रहे मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री। किससे कंपैरिजन हो रहा है? जो 100 चुनाव हार चुका। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री समझते हो क्या आप लोग? नहीं है भैया, वो आदमी पिछली बार तो लोकसभा भी हार गए थे, 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके। उनका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरे देश के कंपैरिजन हो भी नहीं सकता मेरे भाई, बीच में झूठ बोलने में कंपैरिजन नहीं हो सकता। बीच में नहीं, अरे भैया बीच में नहीं बोला। हेड ऑफ द स्टेट में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। जितना बेहतरीन झूठ, जितना बेहतरीन गुमराह करते हैं वो राहुल गांधी जी के पुराने स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, जो करते हैं वही आज। क्या हो गया? बीच में क्यों बोलना है? नहीं बोलना बीच में। अच्छा चलिए ठीक है, फिर मुझे आप 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। हाँ दे देंगे, लेकिन थैंक यू। तो इसलिए कोई कंपैरिजन मत कीजिए। दूसरा, प्रधानमंत्री जी के जितने भी विदेश दौरे हैं, रीमा पराशर जी से लेके डीडी न्यूज से लेके देश के हर चैनल और पत्रकार के पास एक एक चीज का विवरण है, कब किस मिनट पे कहा किस सेकंड पे। राहुल गांधी के बारे में तो कई बार पवन खेड़ा को भी तब पता चलता है, इन्हें लिख देता है ट्विटर पे कल रैली करेंगे, अगले दिन वो बैंकॉक में रैली कर रहे होते हैं। ऐसे प्रॉब्लम है भाई, दिक्कत वहां है, इस वजह से परेशानी है। विदेश से प्रॉब्लम नहीं है, जाइए, हर किसी के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कहां गायब हो जाते हैं पता नहीं, वो मिस्टर इंडिया हो जाते हैं, एयरपोर्ट के बाद कहीं नजर ही नहीं आ रहा अगला आदमी। प्रॉब्लम उस बात से है। और कई बार तो पार्टी के नेताओं को पता नहीं होता, ये उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। और रही बात उनकी सुरक्षा की, इस देश में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, यात्रा में उनको किसी ने एक कंकड़ तक नहीं छू पाया। उनको ये इस देश की सिक्योरिटी, इस देश की एजेंसीज की सफलता है, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। वो इस देश के नेता विपक्ष है कितने भी नकारा, वो विषय अलग है। वो कितने भी पाकिस्तान चाइना जपते रहे, वो विषय अलग है। लेकिन तमाम इन बातों के बावजूद वो इस देश के नेता विपक्ष है, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और मेरे देश के गृह मंत्री ने कहा भी था कि 2019 में एक साल में करीब 62 बार वो विदेश गए, 1 महीने में 5 बार। दिक्कत इसी वजह से है कि वो एसपीजी को इन्फॉर्म भी करके नहीं जाते हैं कि वो कहां जा रहे हैं। इस वजह से उनकी सुरक्षा घटाकर Z+ की थी। यही परेशानी है। सिक्योरिटी की अगर चिंता है ना, तो विदेशों में जो चुपचाप स्कूटर लेकर निकल जाते हो, बिना बताए निकल जाते हो, बताकर जाया कीजिए, जिम्मेदारी है। इस देश ने पहले भी 2 बार प्रधानमंत्रियों को खोया, और यह दुख का विषय है। इसलिए उनके जिस परिवार से खोया है, कम से कम उनके उत्तराधिकारी को तो इस तरह की बेवकूफियां नहीं करनी चाहिए, और सारी चीजों का ब्यौरा देकर जाना चाहिए। तो सुरक्षा की चिंता मत कीजिए, परंतु इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस नेता को खुद भी नहीं पता होता कई बार तो वो कहां गए हैं। नहीं, मोहम्मद रीमा जी मुझे थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। मोहम्मद फरहान, एक लाइन में जल्दी से बोलिए कि क्या राहुल गांधी विदेश में खुद को ज्यादा सिक्योर फील करते हैं और भारत में सिक्योर फील नहीं करते? क्या ऐसा है? विदेश में ज्यादा सिक्योर फील करते हैं? रीमा जी सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुनिए। हाँ, देखिए रीमा जी, ऐसा है कि अभी शिवम त्यागी कह रहे थे कि
प्रधानमंत्री से तुलना राहुल जी की नहीं की जा सकती। मैं कह रहा हूं कि सही बात है, झूठ बोलने में प्रधानमंत्री से राहुल गांधी जी की तुलना नहीं की जा सकती। राहुल गांधी जी ने आज तक जो भी बयान दिया सच दिया, जनता के साथ खड़े रहने वाला बयान दिया है। हाँ, राहुल गांधी जी अपनी डिग्री दिखाने को तैयार है, प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री दिखाने को तैयार नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की डिग्री पे खुद आकर खड़ी हो जाती है, सारे प्रवक्ता आकर खड़े हो जाते हैं। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, सुन लीजिए मैडम, देखिए आप मुझे आप सुनना नहीं पसंद करेंगे, अभी आप बहुत अच्छे तरीके से सुन रही थी। फ्रेम फ्रीज हो रहा है आपका। अरे फ्रेम नहीं चल रहा भैया, फ्रेम नहीं चल रहा आपका भाई। अच्छा ये बताइए, अगर फ्रेम नहीं चल रहा तो ये हमारी गलती है? फ्रेम अगर फ्रीज हो रहा है तो ये मेरी गलती है, ये आपकी गलती है, आपकी टीवी चैनल की गलती। क्यों फ्रीज हो रहा है आप चेक कराइए। तो वही तो मैं कह रही हूँ, मैं चेक कराती हूँ, एक ब्रेक ले लेते हैं, तब तक चेक कराती हूँ क्यों फ्रेम फ्रेक हो रहा है। चलिए ब्रेक। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। चलिए फ्रेम ठीक हो गया है, लेकिन प्रोफेसर विनीत कुछ कहना चाह रहे थे। रीमा जी, जैसे कांग्रेस नहीं चल रहा है, फ्रेम भी शायद नहीं चला था, लेकिन अभी ठीक करवा दिया है। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी को अपने जान का खतरा है तो लोग अपने घर की तरफ जाते हैं, ना कि विदेश भागते हैं। और सीआरपीएफ ने कई बार इनसे कहा है कि भैया ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, ये कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। और याद कीजिए कि जब जब ये चुनाव होता है तब तो ये कहीं बाहर जाते हैं। 2019 में याद कीजिए कि बैंकॉक में ये चले गए थे, बीच चुनाव में चला गए थे ये राहुल गांधी जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ये मलेशिया में जो लंगकावी में जो होके आए हैं और अभी कोलंबिया गए हैं, तो रीमा जी इस बात को आप मान लीजिए कि जब भी ये बाहर जाते हैं कहीं ना कहीं किसी से मिल के आते हैं। आई डोंट नो कौन मिलेगा, सोरोस मिलेगा कि डीप स्टेट मिलेगा, लेकिन आके यहाँ पे विश्व वमन जरूर करेंगे। इस बात के लिए हम और आप तैयार रहें। बिहार विधानसभा चुनाव में ये आके कहेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये आए हैं और भाग गए हैं, इसलिए भाग गए हैं क्योंकि इनको मालूम है कि जो ये वोट चोर यात्रा है, जिसको कि ये वोट अधिकार यात्रा कह रहे थे, इसका कोई सिर पैर नहीं है। तेजस्वी यादव का भांजी मार दिया, उसके बाद से ये निकल गए हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और यहां पर आएंगे और देखिए कि ऐसा सिगुफा छेड़ेंगे कि फिर से एंटी कंट्री होगा, एंटी नेशन वाली बात करके जाएंगे ये। मोहम्मद फरहान। रीमा जी, मैं एलजेपी के प्रवक्ता को सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूं कि राहुल जी नाटक नहीं करते कि अपने पिता के मरने पर और उनकी फोटो के सामने खड़े होकर शूट दें और कहें कि एक टेक नहीं, दूसरा और टेक ले लेना, तीसरा और टेक ले लेना। ये बिहार को, जनता को बेवकूफ बनाने वाला जो व्यक्ति अपने बाप के मरने पर शूट कर रहा हो वीडियो, ये शूट कर लेना, ये पहला टेक नहीं दूसरा टेक। तो ऐसे व्यक्ति को बिहार की जनता पहचान चुकी है और ऐसे प्रवक्ताओं को भी पहचान चुकी है। ये भी टेक शूट कराने वाले लोग हैं। राहुल गांधी देश के जननायक हैं। उन्होंने देश के लिए पैदल चला है। पूछिए रामविलास पासवान जी की, जो पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, चिराग पासवान जी के पार्टी के प्रवक्ता, इनसे पूछिए कि चिराग पासवान बिहार में कितनी दूर पैदल चले होंगे या देश में कितनी दूर पैदल चले होंगे। अपने पिता के नाम को वो वीडियो शूट करा रहे हैं। मतलब कि आप वीडियो शूट कराते, कोई बुरी बात नहीं थी, कुछ दिन थोड़ा रुक जाते, कुछ दिन रुकने के बाद शूट कराते, कोई नहीं। पूरे देश की जनता ने देखा है और देश की जनता ने कहा कि ऐसा व्यक्ति, ये राजनीति में जो व्यक्ति को अपने पिता के बारे में इतना सम्मान नहीं कर पा रहा है, मरने पर उनके वीडियो शूट कराकर उसको प्रचार के लिए भेज रहा है, वो व्यक्ति देश के लिए क्या करेगा, ये देश की जनता ने कहा है।
इनसे पूछ लीजिए, अगर मेरी बात झूठ हो तो मैं इनको वीडियो दिखा देता हूँ। अरे सबने देख लिया था वीडियो, लेकिन आपने फिर एक बात, हाँ आ रही हूँ आपके पास, एक बात फिर आपने गलत बोल दी। जननायक राहुल गांधी जनता के जननायक नहीं है राहुल गांधी। जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर, जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर, बीजेपी के तो विरोधी जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी थे भाई मोहम्मद फरहान। जननायक राहुल गांधी नहीं है, आपके लिए होंगे वो, देश के लिए नहीं है जननायक। चोरों को बेनकाब किया है राहुल गांधी, देश के लिए जननायक नहीं है राहुल गांधी। ये पदवी आपकी दी हुई होगी, देश के लिए नहीं है। जल्दी 10 सेकंड विरोधी आरोप मेरी पार्टी पे लगा है तो मुझे जवाब देने दें आप। ठीक है, आरोप मेरी पार्टी पे लगा है तो मुझे जवाब देने दें आप। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। पहले तो ये बात जान लीजिए कि 2020 से जब से पार्टी टूटी है, चिराग पासवान जी बिल्कुल से यात्रा पे ही निकले हैं और राहुल गांधी उनका कहीं मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास बिहार में 5 लोकसभा के सांसद है, आपके पास 4 सांसद है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति के पिताजी चले जाते हैं, उसकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है अपने कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए, और कार्यकर्ता कभी नहीं चाहेगा कि अपने नेता उसको टूटा हुआ देखे। इसलिए चिराग पासवान जी ने जानबूझकर अपने दिल पे पत्थर रखिए काम किया था। हम मौसमी जनेऊ नहीं पहनते हैं और उस परिवार से नहीं आते हैं कि बाटला एनकाउंटर में राजमाता रोती हैं और बहन जो कहती है कि बेटी है और बेटी लड़ सकते हैं और बिल्कुल सिलेक्टिव काम करती है। हम ऐसे परिवार से नहीं आते हैं, जो है बिल्कुल साफ गोई से, जो अंदर है वही बाहर है। चलिए ठीक है मोहम्मद फरहान, अब हो गया, अब आगे बढ़ते हैं जरा, क्योंकि आपने जो बात बोली, एक तो जननायक वाली गलत बोल दी आपने बात, फिर आपने वो जो डेटा दिया वो भी जननायक वाली बात बिल्कुल सही बोली। आपको बुरा लगा ये बात के लिए, गलत बोली है, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आप तो मोदी जी को जननायक मानती हैं, राहुल जी को नहीं ना। नहीं, मैं तो कर्पूरी ठाकुर जी को मानती हूँ, और जब उनसे पूछा जाता है तब भी सब यही कहते हैं कि वही जननायक है। अब राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि वो जननायक बन गए भाई? शिवम त्यागी जी, राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया है? क्योंकि आप सरकारी चैनल में नौकरी करके कैसे जननायक मान सकती हैं राहुल जी को? ये भी तो सोचने वाली बात है। अच्छा, जितने प्राइवेट चैनल वाले हैं वो सब राहुल गांधी को जननायक मानते हैं? हाँ नहीं, वो भी तो प्राइवेट वाले। अच्छा, शिवम त्यागी, इतनी भीड़ लेके निकल रहे हैं राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी छाती पीट रही है, अरे बाप रे बाप क्या हो गया, इतनी भीड़ कैसे? हमारी रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है, और बाइक चोरी कर लेते हैं, हो पा रहे हैं। अरे बाइक भी तो चोरी हो गई थी। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। वोट चोरी कर लो, वोट लाओ, वोट चोरी कर लो। अब वोट चोरी करने से अब आप नहीं जीत पाएंगे। जनता बेनकाब हो गई है, हर बूथ पर लाठी लेकर लोग खड़े रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में मोहम्मद फरहान के अलावा बिहार में ना तो कोई युवा राहुल गांधी को जननायक मान रहा है, ना कोई महिला बिहार की राहुल गांधी को जननायक मांग रहे हैं। अगर मैं अपना वीडियो दिखा दूं ना मोहम्मद फरहान, तो आप चुपचाप बैठ जाओगे। जो मैंने युवाओं से बात की, उन्होंने कहा, अरे भाई युवाओं ने क्या कहा राहुल गांधी के बारे में कि वो जोकर लगते हैं। अब ये मैं नहीं कह रही, बिहार के युवा कह रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है ना शिवम त्यागी? आपने चैनल पर वहां से आने के बाद नहीं दिखाया क्या? रीमा जी मैं बीच में नहीं बोला भाई मेरे। देखिए मैं चीज कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं पहली बात तो भीड़ आई नहीं, लेकिन अगर उनको तो वो लगातार बोल रहा है रीमा जी। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो पहली बात तो भीड़ आई नहीं, सारे देश ने वीडियोस देखे। लेकिन अगर उनको लगता भी है कि भीड़ आई है, तो मैं जब बचपन में था मिस्टर बीन को बहुत देखा करता था। मैंने उनकी खुद की 4-5 परफॉर्मेंस ऐसी देखी है जहाँ भीड़ इतनी टूट जाती थी जिसकी कोई हद नहीं है। प्लीज आप इनको रोकिए ना, बीच में नॉन स्टॉप नहीं चाहिए कमेंट्री प्लीज। उनके बीच में कोई बोला नहीं, बेकार। और दूसरा, इस देश में एक आदमी की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, उसको कितना जननायक ये देश मानता है, वो वोट बताते हैं। 100 चुनाव हारा हुआ आदमी कैसे जननायक हो गया? और तीसरी बात, ये बिल्कुल ठीक बात है, ना हम नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं ना किसी और नेता को। जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर है, उनका अपमान मत कीजिए। अगर सम्मान नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपमान मत कीजिए। यहाँ बैठकर जननायक 100 चुनाव हारा हुआ आदमी कैसे जननायक हो गया? कोई जननायक नहीं है। अर्जी खामे खामे बोल, हारे हुए नेता जबरदस्ती का जननायक चिपकाए जा रहे हैं। अरे जननायक ऐसे ही हो जाता है क्या? एक आदमी कमाल बात हो गई, टी शर्ट पहन ली जननायक हो गए, थोड़ा सा कहीं चल लिए तो जननायक हो गए, साल में 60 बार चले गए तो जननायक हो गए। कोई जननायक नहीं है। और एक और चीज जो प्लीज आप रोकिए, मेरा निवेदन है, मैं उनके बीच में नहीं बोला। दूसरा, जब ये रूल बना हुआ है शो का कि कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, म्यूट कीजिए ना। रीमा जी थैंक यू। और दूसरा एक और चीज, मैं थोड़ा सा मेरे जो एलजेपीआर के जो मेरे भाई हैं प्रवक्ता, वो विनीत सिंह, मैं उनसे थोड़ा सा यहाँ पर इत्तेफाक नहीं रखता। एक बात वो जो उन्होंने कही वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई आदमी जो है डर के मारे या हारने के बाद आमतौर पर अपने घर ही जाता है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, मेरे भाई क्या पता बैंकॉक में भी घर हो इनका, कौन जाने।
बैंकॉक में, लंकावी में और इटली में तो है ही है। इनके घर वही है, ये हार के बाद भी वहीं जाते हैं, डर के भी वहीं जाते हैं। हो सकता है वही हो इनका घर, इनका, क्योंकि हिंदुस्तान से ज्यादा तो आदमी बाहर रहता है, तो क्या पता कौन कहां है, उनका घर कहां है और रहते कहां। अब आगे आता हूं, एक और चीज है, विषय यहां पर बहुत साफ है। जनता के बीच में जनता का नेता चुनाव में पता चल जाता है कौन कहां है, कैसे है, किस तरह से है। आप यहां पर बैठकर अपने नेता को कुछ भी संज्ञा देते रहो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी बिहार में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के बीचों बीच एक आदमी विदेश कोई और नेता है क्या ऐसे? भारतीय जनता पार्टी से लेकर इस मामले में तो मैं ये भी कहूंगा तेजस्वी जी की पार्टी के लोग भी वहीं पर है। वो आदमी घूमने निकल लिए, कहते कि नहीं वहां पर तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। भैया बहुत सीधी बात है, चुनाव को लेके कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई जननायक नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, माहौल खराब है। वो खुद भी जानते हैं कि तेजस्वी जी के कंधे पर चढ़कर जितनी सीटें मिल जाए सो मिल जाए, वैसे तो हाल खराब है। शिवम त्यागी, आज आपने भी दो चीजें गलत बोली हैं। एक आंकड़ा आपने भी गलत दिया है कि राहुल गांधी 100 चुनाव हारे हैं, अभी 100 की गिनती पूरी नहीं हुई है। अच्छा चलिए, मैं भविष्य की बात कर दी, गलत हो गया। अभी 100 की गिनती पूरी नहीं हुई है। और दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी के लगातार सभी ट्विटर हैंडल मतलब एक्स हैंडल्स पर ये बात साफ तौर पर लिखी गई है कि इस बार का राहुल गांधी का विदेश दौरा वो काम करने के लिए गए हैं, वो इस बार घूमने नहीं गए हैं। तो ये दो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने ये दो चीजें गलत बोली आज। तो पिछले 99 काम वाले नहीं थे, इसका मतलब आप ठीक कह रहे हैं, मैं सहमत हूं आपकी बात से। तारिक अनवर जी, अब राहुल गांधी आपके निशाने पर नहीं है ना, सिर्फ सम्राट चौधरी है, अशोक चौधरी हैं और दिलीप जायसवाल हैं। राहुल गांधी पसंद है पीके को और तेजस्वी यादव भी, उन दोनों के कोई केसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं पीके को। रीमा पराशर जी, हाँ। मसला ये है ना कि जो आरजेडी है और आरजेडी की जो अलायंस पार्टी है, जो उनके गठबंधन के दल है, ये तो पहले से खुला हुआ है कि ये चोर है, अच्छा। ये भ्रष्टाचारी है। लेकिन कंबल ओढ़कर घी तो भारतीय जनता पार्टी वाले पी रहे थे और जदयू वाले पी रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जो खुला हुआ चोर है, जिसको जनता 20 साल से उनके चोरी की वजह से, उनके भ्रष्टाचार की वजह से नकार चुकी है, उस पर चर्चा करके क्या फायदा। अब हम जो घी पी रहे हैं कंबल ओढ़कर, उसको जनता के बीच बताना होगा ना कि भाई जिसको सबसे स्वच्छ मानते हो, जिसे सबसे साफ सुथरा मानते हो, वहां भ्रष्टाचार किस कदर है, उनको लोगों के सामने पेश करना है। तो आप देख रहे होंगे कि मंगल पांडे जी से लेकर अशोक चौधरी जी से लेकर और पूरा आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक आप चले आए, संजय जायसवाल जी तक चले आए, ये लोग तो कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। तो इन लोगों को एक्सपोज करना, इन लोगों के बारे में जनता को बताना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो, इनके पास नैतिक बल ही नहीं है कि ये सम्राट चौधरी के बारे में, ये अशोक चौधरी के बारे में, ये संजय जायसवाल के बारे में, दिलीप जायसवाल के बारे में बोल सके। क्योंकि जैसे ये बोलेंगे, उधर से कहेगा कि भाई आप तो चारा चोर है, आप 2G घोटाले में थे, आप CWG घोटाले में थे, आप IRCTC घोटाले में थे। लेकिन अब तक इनको फ्री हैंड मिला था। प्रशांत किशोर जी ने आकर इनके ऊपर जो नकाब था, नकाब को उतार दिया, इनके ऊपर जो कंबल ओढ़ा थे, कंबल को हटा दिया, इसलिए ये लोग इतना परेशान हैं। नहीं तो भाई, अगर वोट बीजेपी के एनडीए के कटेंगे तो फायदा किसको होगा? आपको तो नहीं होगा ना, या तो आरजेडी को होगा या उनके अलाय को होगा। तो किसको फायदा पहुंचा रहे हो ये सब करके आप? फायदा बिहार की जनता को होगा। हम किसी को फायदा या नुकसान की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि जो सरकार अभी चल रही है वो सरकार भ्रष्ट है। उसका उप मुख्यमंत्री हत्या का आरोप था उसके ऊपर, जेल रह चुका है। उसका एक प्रदेश अध्यक्ष है जो कि सिख समुदाय के मेडिकल कॉलेज को हथियार रखा है। सुन लिया ये आप शुरू से बोल रहे हो ये सारी। अरे पीके की कल 1.5 घंटे की पीसी सुनी है भाई, बहुत लंबी पीसी बोली है उन्होंने कल, सब सुन लिए आरोप। तो इसलिए डिबेट में तो वो बात पर दोहराना नहीं होता ना, जो सवाल पूछे जाए उनको जवाब देना चाहिए। बार दोहराएंगे तब तो जनता के तक बातें पहुंचेंगी। आप ओके, शिवम त्यागी है जो सब्जेक्ट उस पर हम बात रख रहे हैं। शिवम त्यागी जी बोलने का अवसर देंगे कि आ रही हूं। हाँ, कंबल ओढ़कर घी कौन पीता है, इस बात पर भी बात हो ही जाए। इनको यहां पर भ्रष्टाचारी और तमाम लोग नजर आ रहे हैं। जिस MK स्टालिन का करोड़ों अरबों रुपया लेकर आए, उसको जिताने के लिए उसके 5 मंत्री बेल पे। कंबल ओढ़कर घी पीना तो सबसे ज्यादा अगर किसी से सीखना है तो प्रशांत किशोर से सीखो। बिहारियों को गाली देने वाले MK स्टालिन की पार्टी को जीतने के लिए मदद कर रहे हो, उसके लिए रुपया गटक रहे हो, और बिहार में आकर कह रहे हो हम बिहार के लिए बात करते हैं। शर्म आती है कि नहीं? कंबल ओढ़कर घी पीना कहते हैं जो शराब का भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, उसको मदद कर रहे हो। और वो जो
घोटाले में पैसे लूट रहा था उस पैसे को अपने अंदर जेब में डाल रहे हो और उसी से आके बिहार में आकर चुनाव लड़ रहे हो और कह रहे हो बाकी सब भ्रष्टाचारी है। अरे के कलेक्शन एजेंट हो आप बिहार में जितने भी लोगों की, तो आपने मदद करके बताइए ना जरा, क्या नहीं एमके स्टालिन को चुनाव लड़ने के लिए आपने मदद करी? उसके 5 मंत्री जेल में भ्रष्टाचार में अलग अलग जगहों पर जाकर गए और उनकी सरकार और उनके मंत्रियों ने कहा बिहारियों के लिए क्या क्या गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, उसमें मदद करके आए, पैसे भी लूट लिए और अब अपने आप सबसे पाक साफ। गजब कहानी है भाई। और दूसरा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, उसको चुनाव में मदद करी, सारी चीजें करी, उससे पैसे लिए और अब आकर कह रहे हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं। भैया तय कर लो, बिजनेस वाले हो, कलेक्शन एजेंट हो या नेता हो, चुनाव में आते हो तो नेता बन जाते हो, चुनाव में हार जाते हो तो उसके बाद कलेक्शन एजेंट हो जाते हो, फिर ब्रांड मैनेजर हो जाते हो। ये नहीं चलेगा। गठबंधन है क्या स्टालिन से? जनसुराज का गठबंधन है क्या स्टालिन से? अच्छा, जनसुराज का नेता कौन है? पीके है ना, जनसुराज के नेता पीके ही है ना भाई, जनसुराज के नेता पीके ही है और स्टालिन को मदद करने वाले भी पीके ही है। आदमी एक ही है भाई, दो नहीं है, एक ही आदमी है। बिहारी को गाली देने वाले, एमके स्टालिन को मदद करने वाले पीके ही है, बिहार में आके बिहारियों पर जान देने वाले भी पीके ही है। कौन सा पीके सही है जरा जनता को बता दो। गजब, ये हिपोक्रेसी मत करिए, ये हिपोक्रेसी मत करिए। आम ही आप भ्रष्टाचारी पार्टियों को जिताने का कर रहे हो, लेकिन आप नहीं बता, लेकिन आप नहीं, एक सेकंड तारिक अनवर सुनिए। अरे रुकिए, पॉइंट यहाँ पर ये है, अब ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है भाई, कि पहले आपने सारी पार्टियों के बीच में काम किया, हर किसी से पैसे आपने जोड़े, मतलब पैसे लिए सबसे, हर पार्टी के साथ आपने काम किया, मतलब स्टालिन से लेकर ममता बनर्जी से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर सब जगह, अरविंद केजरीवाल से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक, सब लोग आपने पैसे जोड़ लिए। अब आपने उन पार्टियों के बीच में जब काम किया और उन पार्टियों के अंदर रह करके आपने उनकी गतिविधियां देखी या उनकी कार्यशैली देखी या उनकी पद्धतियां देखी, और अब आप निकल करके एक तरीके से ये होता है ना कि आपने दगा किया है प्रशांत किशोर, क्योंकि जब आप किसी के लिए काम करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम एक दूसरे के साथ हैं इस वक्त और ये सारी बातें बाहर निकलकर नहीं करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर तो अभी वही काम करने में लगे हुए हैं, तो दगा कर रहे हैं ना। किसके साथ हो रही है दगा? कॉन्ट्रैक्ट साइन आपके सामने हुआ था, आप बताइए। नहीं होता है आपके सामने हुआ था। अरे नहीं होता है क्या? आप बताइए, आपको ज्यादा नॉलेज है तो बताइए। नहीं होता है? साइन आपके सामने हुआ था। अरे आप बता दीजिए तारिक जी, आप तो तब होंगे भी नहीं यहाँ पर। मसला रीमा जी वो नहीं है, मसला ये है कि जनसुराज एक पॉलिटिकल पार्टी है, अब बनी है जनसुराज बी में अब बनी है पॉलिटिकल पार्टी। प्रशांत किशोर पहले नहीं थे पॉलिटिकल। आज से पहले 2 साल पहले 3 साल पहले तारिक चंपारनी क्या कर रहा था, वो उसका प्रोफेशनल लाइफ था, वो स्कूल में पढ़ रहा था, कॉलेज में पढ़ रहा था, उसका प्रोफेशनल लाइफ था। आज अगर एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पार्टी एज ए होल बात होगी। तो सम्राट चौधरी पर भी जो आरोप है वो आज के नहीं है, कितने साल पहले के हैं। उनकी उम्र की बात जो आप आज कर रहे हो वो आज पैदा नहीं हुए हैं। सम्राट चौधरी पर ये आरोप, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रशांत किशोर का बैकग्राउंड जो है वो देखिए जरा क्या था। सम्राट चौधरी को बेवकूफ बनाना है भाई। राजनेता हुआ करते थे। कौन राजनेता हुआ? सम्राट चौधरी पर जो आरोप है रीमा जी, वो एक राजनेता के ऊपर लगा हुआ आरोप है। प्रशांत किशोर आज राजनेता है ना? उन्होंने हलफनामा प्रशांत किशोर आज राजनेता है ना? सुप्रीम कोर्ट में जो दिया उसमें 2 प्रशांत किशोर आज क्या है? प्रशांत किशोर आज क्या है? आज वो आईपैक में नहीं है, आज वो क्या है? आज वो राजनेता है ना? आज जनसुराज के संस्थापक है वो। हाँ, तो वही मैं कह रही हूं। तो फिर राजनेताओं की तरह बात करें, फिर पुरानी बातें क्यों उखाड़ रहे हैं वो? अशोक चौधरी आज के नेता नहीं है, तो फिर आज उनके ऊपर आरोप क्यों लग रहे हैं? इस राज्य का उप मुख्यमंत्री है रीमा जी, एक व्यक्ति इस राज्य का उप मुख्यमंत्री है और उस उप मुख्यमंत्री ने गलत तरीके से एफिडेविट देकर अपने पद पर है, तो क्यों नहीं उठाया जाएगा मामला? अभी भी जो विधान परिषद है, वो विधान परिषद के सदस्य है, वहां पर जो उन्होंने एफिडेविट दिया है और जिस आधार पर उनको हत्या के आरोप से मुक्त किया गया था, दोनों में टैली नहीं कर रहा है। या तो अभी विधान परिषद का सदस्यता उनको खत्म करना चाहिए उनका, या उनको जेल में होना चाहिए। तो 2 में से कोई एक ही चीज। तारिक अनवर मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे वही कह रही हूँ, 2 हफ्ते के बाद चुनाव है,
2 हफ्ते के बाद पता लग जाएगा किसको विधायक रहना है, किसको विधायक नहीं रहना है, किसकी टिकट कट रही है, किसकी टिकट नहीं कट रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सिर्फ लाइमलाइट लेने के लिए, सिर्फ चैनलों पे दिखने के लिए इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है। चलिए फरहान जी को लेकर आइए फ्रेम में। मोहम्मद फरहान, अच्छा मैंने आपकी गलती पकड़ ली शिवम त्यागी, तो आप मुझे भी मतलब गलत बताओगे, है ना? ना मैं गलती नहीं पकड़ रहा हूँ। मोहम्मद फरहान, अच्छी बात हो गई। ठीक है मोहम्मद फरहान, ये बताइए कंबल ओढ़कर घी कौन पी रहा था? उन्होंने कहा राहुल गांधी तो कंबल ओढ़ के हमेशा घी पीते ही रहे हैं, तो फिर बात ही खत्म हो गई, उनका तो जग को पता है। रीमा जी सुन लीजिए अब मेरी बात को। हाँ, मैं अपने तारिक भाई से कुछ बात करना चाहता था, उनको कहना चाहता हूँ। तारिक भाई, आपको रीमा जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी गंभीरता से समझा रहे हैं कि रीमा जी ने भी कहा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, बाहर बात नहीं आनी चाहिए। आप बताइए कि इतनी गंभीरता से ये लोग समझा रहे हैं, बात को समझिए कि चुनाव तक इनके काले कारनामे, इनके भ्रष्टाचार को प्रशांत किशोर जी उजागर ना करें, वरना तो जनता के सामने ये लोग बेनकाब हो जाएंगे। इनकी बात को समझ लीजिए, ठीक है? इनकी बात को प्रशांत किशोर तक भी पहुंचा दीजिए। हो सकता है कि शायद कुछ बात बन जाए, मुझे अपनी बात फरहान जी, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, रीमा जी मुझे बोलने का अवसर दीजिए। सुनिए ना फरहान जी, आपने अब मेरी बात कर दी ना। मुझे अपनी बात प्रशांत किशोर के पास पहुंचाने के लिए तारिक अनवर की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं है तारिक अनवर की जरूरत अपनी बात पहुंचाने के लिए, मैं पहुंचा सकती हूँ अपनी बात जैसे पहुंचानी है। फरहान जी, अब राहुल गांधी के पास जाने के लिए बहुत सारे रूट लेने पड़ते हैं, मैं समझ सकती हूँ। फरहान जी को राहुल गांधी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रूट लेने पड़ते होंगे, बहुत सारे नेता बीच में आते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से पीके के पास तक पहुंचने के लिए तारिक अनवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुन लीजिए मेरी बात को। हाँ। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो लोग माननीय राहुल गांधी जो देश के जननायक हैं, उनकी भीड़ देख करके अंधे हो गए हैं या आंख पर चश्मा पहन लिया है, उनको उनकी भीड़ दिखेगी नहीं, क्योंकि ये वोट चोर हैं। वोट चोरों को राहुल जी से बड़ी नफरत है, वो इनकी जान लेना चाहते हैं राहुल जी की, और इतने तक आतुर हो चुके हैं कि टीवी चैनल पर आकर बैठ के कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी जी के छाती में गोली मारेंगे। सोचिए, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पर बैठकर यह बात कहता है, ये भारतीय जनता पार्टी का चालक चरित्र दिखता है। दूसरा प्रवक्ता डीडी नेशनल पर बैठकर इतना बड़ा झूठ बोलता है कि राहुल गांधी चुनाव हारे हैं। सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ के बुनियाद पर ही चयन होता है प्रवक्ताओं का, तुम कितना अच्छा झूठ बोल पाओगे। शिवम त्यागी जी, मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि आपसे बेहतर झूठ डीडी नेशनल पर आकर के कोई दूसरा प्रवक्ता नहीं बोल पाता है, और आप मोदी जी के प्रिय शिष्यों में से एक हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप आने वाले वक्त में भारत के दूसरे मोदी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले, झूठ बोलने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इसी तरीके से झूठ बोलते रहिए, देश को गुमराह करते रहिए, मगर देश ने अब आपका चाल चरित्र और चित्रण तीनों चीजों को देख लिया है, और आप लोग बेनकाब हो चुके हैं। देश की जनता आपको वोट चोर के नजर से देखती है, झुट्टा आपको मानती है, झुट्टा। लोग कहती बीजेपी वाले झुट्टा आए हैं कि नहीं आए हैं, ये कहते हैं। आपको प्रवक्ता लोग नहीं मानते, आपको लोग झुट्टा मानते हैं, झुट्टा है कि नहीं है। तो आप झूठ जितना जी में बोलिए, 100 200 कर दीजिए। अगर झूठी बोलना था तो 1000 कह देते, राहुल गांधी 1000 चुनाव आ रहे हैं। फाइनल झूठी बोलना था तो फाइनल कमेंट के लिए सबके पास जाना है। लेकिन मोहम्मद फरहान, मैं शिवम त्यागी भले ये बात कहें या ना कहें, लेकिन कम से कम जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकती हूँ एक पत्रकार होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते, और हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, सुरक्षा बल हैं, पुलिस कर्मी हैं, उन सब के जज्बे को प्रणाम करते हुए कि राहुल गांधी को इतनी अच्छी सुरक्षा दी गई है कि कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता। आपको हमारे सुरक्षा कर्मियों पर, पुलिस बलों पर इतना विश्वास होना चाहिए। तो इसलिए इसीलिए राहुल गांधी को बता दीजिए कि डरने की जरूरत नहीं है, और उनका स्लोगन भी है डरो मत। उन्होंने स्लोगन भी दिया था डरो मत वाला ना, उनको कहिए डरो मत, नहीं डरना है। फाइनल कमेंट के लिए डरना नहीं है। सुनिए, आदमी अपनी सुरक्षा ना करे, स्वयं आदमी अपनी सुरक्षा ना करे। गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी, गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी, और गोडसे के ताल्लुक किससे रहा आप बताइए? गोडसे ने गांधी की हत्या की थी कि नहीं की थी? अच्छा,
और गोडसे के शुभचिंतक यहां पर बैठे हुए हैं। कौन बैठा हुआ है? आज गोडसे को मानने वाले, गोडसे को पूजने वाले सत्ता में बने हुए हैं। अच्छा, आप भी उसी डिक्शनरी को पढ़ के आते हो जिसको राहुल गांधी पढ़ते हैं? गांधी जी को कौन से एसपी? ठीक है, कहां से कहां पहुंच गए? फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट एक एक करके। ओके, फाइनल कमेंट 10 सेकंड। शिवम त्यागी, आपके पास सबसे एंड में आऊंगी। प्रोफेसर विनीत। रीमा जी, नहीं बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस एहसानी कर रही है राहुल गांधी पे, सुरक्षा देके। टैक्स पेयर्स का मनी है, लेकिन फिर भी इतना सुरक्षा देने के बावजूद भी ऐसे फालतू बात करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। मैं कुछ बातें आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता से यहां पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी कोलंबिया गए हैं, किस चीज के लिए गए हैं? मैंने सुना है कि विद्यार्थियों से बात करने के लिए। क्या किस चीज के एक्सपर्ट हैं और क्या बात करेंगे? झूठ बोलेंगे और देश को बदनाम करेंगे। अरे उससे तो बढ़िया होता है कि आप जो हमारे देश में जो छात्र हैं उनसे आप बात कर लेते, ताकि कांग्रेस छात्र यूनियन का कुछ तो चुनाव जीत जाते। ठीक है, वक्त नहीं है अब मेरे पास। तारिक जी जल्दी से 10 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से बिहार में जो वर्तमान सुशासन की सरकार है भ्रष्टाचार में लिप्त है। अरे राहुल गांधी की बात हो रही है यार, रुकिए ना। अब कहां पहुंच गए? शिवम त्यागी बहुत जल्द शिवम त्यागी में सबक सिखाएगी। शिवम त्यागी, देखिए मैं बहुत खुश हूं कि मैंने जो राउंड फिगर में राहुल गांधी का 100 चुनाव हारने की बात कही, उसमें से 2-3 कम में कांग्रेस वाले खुश है। चलिए 97 पकड़ लीजिए, 95 पकड़ लीजिए, 90 पकड़ लीजिए। अगर उतने भी चुनाव उन्होंने हारे तो मेरी शुभकामनाएं। दूसरा, अंत में बस एक चीज कहना चाहता हूं कि भैया सुनो, इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेस जो राहुल गांधी को सुरक्षा देती है वो ऐसे ही देती रही है। आपको शायद इतिहास नहीं पता, राहुल गांधी के पिताजी का भी ऐसा ही था। चंद्रशेखर जी की सरकार सिर्फ इसलिए गिर गई थी क्योंकि 2 पुलिस वाले और एक व्यक्ति हरियाणा से हमारे राजीव गांधी जी के घर में डायरेक्ट घुस गए थे विदाउट उसके। तो सिर्फ इसी बात पे उनकी सरकार गिरा दी गई थी कि राजीव गांधी जी की जान को खतरा है, कृपया करके पढ़ लिया करो। और सुरक्षा के लिए, जान बचाने के लिए विदेश भागने की जरूरत नहीं है, देश में रहो। सिक्योरिटी एजेंसी भरोसा करना सीखो। इतना थका हुआ लॉजिक मत दो कि वे विदेश इसलिए गए क्योंकि वो डरे हुए हैं। अभी एक तरफ कहते हो डरो मत और दूसरी तरफ विदेश भाग जाते हो। गजब बात हो गई। ठीक है, वक्त इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए जब बात अब बिहार चुनाव की है तो हर रोज एक अलग मुद्दा आना ही है। और मुद्दों के साथ इंतजार राहुल गांधी का भी है कि जरा वो आ जाएं और देख लें कि भाई वोटर लिस्ट आ गई है, तो अब उनका अगला मुद्दा क्या होने वाला है। 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।